पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। कोरोना को लेकर चीन में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही डराने वाला है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रखेंगे क्योंकि चीन से जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो बेहद घबराने वाली हैं। कोरोना पर जीरो कोविड पॉलिसी लागू करने वाला चीन, कोरोना किस तरीके से वहां पर तेज गति से फैल रहा है, रोकने में उसे पूरी तरह से असमर्थ है। वहां से जो आ रही खबरें हैं उनकी अगर माना जाए तो मरीजों की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि बेड की कमी हो गई है। वहीं बीमार होने के बाद इतनी तेजी से कोरोना जो है वो बढ़ रहा है कि सारी तैयारियां वहां पर धरी की धरी रह गई हैं। लेकिन चीन में असल हालात कितने बुरे हैं यह पता लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सरकार जो है वो पूरी जानकारी देती नहीं है, दुनिया के सामने आने नहीं देती है। चीन में कोरोना के हालात को देखते हुए कम से कम बिना घबराए हमारी सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक के बाद एक बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और स्थिति पर हर तरह से नजर रखी जा रही है, उसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज एक अहम बैठक की। उन्होंने राज्यों से कहा कि और कुछ जो मीटिंग की अहम बातें हैं वो भी आपको बता देते हैं। आज जो कोरोना को लेकर मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि हर राज्य को अलर्ट पर रहने की आवश्यकता है। कोरोना को लेकर अपने तैयारियां जो हैं उसको पूरा करें, उसे सुनिश्चित करें। कोरोना की लड़ाई में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बहुत अहम हथियार हैं, अहम धार हैं। सर्वेलेंस सिस्टम को और मजबूत किया जाए, अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूत किया जाए, तैयार रखा जाए। पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए, जिसमें अगर कोई नया वेरिएंट हो तो उसकी पहचान हो सके। गाइडलाइंस के हिसाब से ज्यादा टेस्टिंग करें। त्योहारों का सीजन है, जागरूकता अभियान चलाएं। जून 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ऑपरेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से राज्यों को सर्वेलेंस स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कहा गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 163 नए केसेस आए हैं, नए मरीज आए हैं। महाराष्ट्र में 2 और दिल्ली में 1 मरीज की मौत हुई है। लेकिन देश में अभी घबराने जैसे हालात नहीं हैं। सरकार बिल्कुल गंभीर दिख रही है और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों में 3 बड़ी बैठकें हुई हैं। और चीन से जो वेरिएंट अब आ रहा है, BF7 वेरिएंट, उसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है एनडीटीवी पर आपको सारी अहम जानकारी दें। आपको जानकारी मिलने के बाद ही सतर्क रहने में आसानी होती है, आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है। और अब से बिल्कुल थोड़ी सी देर में, मुझे 2 मिनट का अगर आप समय और देंगे तो हम आपके मन में जो सवाल हैं वो सारे सवाल लेकर हेल्थ मिनिस्टर जो अलग अलग राज्यों के हैं वो हमें मिलेंगे, हमसे जुड़ेंगे, आपके सवाल उनके सामने रखेंगे, जिससे कि बिना घबराए हम कोरोना से लड़ने की अगर कोई विकट समस्या होती है तो अपनी तैयारी पूरी कर लें। तो फटाफट समझते हैं कि BF7 वेरिएंट है क्या। कोरोना वायरस का ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये एक दूसरा सब वेरिएंट जिसको कहा जाता है ओमिक्रॉन, जो भारत में सेकेंड फेज में उसने बड़ी तबाही मचाई थी, लेकिन हमारी वैक्सीन उसके बाद ओमिक्रॉन से निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम है। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। BA1, BA2, BA.5 वगैरह जो है ये इसी वेरिएंट की लीनेज है। इसका हाल ही में मिला एक सब वेरिएंट है BA.5.2.1.7, जिसे BF.7 अब कहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह स्पाइक प्रोटीन में खास म्यूटेशन से बना है, जिस वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का असर अभी नहीं हो रहा है। लेकिन फर्क इसमें यह है कि चाइना में जिस तरह की वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीन नेशनलिज्म में फंस के चाइना ने बाहर की कोई वैक्सीन नहीं लगाई, उनकी वैक्सीन की एफिकेसी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और वैक्सीन का कवरेज भी जीरो कोविड पॉलिसी के चक्कर में इतना बड़ा नहीं है, और इस वजह से वहां पर वैक्सीन जो पूरा जो वायरस है वो तबाही मचा रहा है। लेकिन जैसा हमने बताया, एनडीटीवी पर आपके लिए सारी जानकारियां लेकर आए हैं। घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की आवश्यकता है। और कैसे राज्य सतर्क बन रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शशि पांजा जुड़ रही हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल में। हमारे साथ उनके साथ साथ विश्वास सारंग साहब जुड़ रहे हैं,
मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में, और टीएस सिंहदेव साहब जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पांजा, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि आज हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग के बाद क्या कुछ सीख रही और किस तरीके से अब पश्चिम बंगाल तैयारियां कर रहा है कोरोना के किसी भी खतरे से निपटने के लिए। कि हाँ, मुख्यमंत्रियों के संग प्रधानमंत्री भी बात किए हैं, उसके बाद आज स्वास्थ्य मंत्री भी बात किए हैं, और इसी दौरान हमारे राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने भी मीटिंग कर ली है, और उस स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है जिसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे, स्वास्थ्य के एक्सपर्ट्स रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा जानकारी रहेगी कोविड, और वो जो है सरकार को एडवाइस या गाइडेंस देगी। बहरहाल अभी जो है, पहली बात तो है कि घबराहट ना हो। मैं कहा कि पैनिक नहीं होना चाहिए, लोग को घबराने से कोई फायदा नहीं। दूसरी बात है, इसी बीच लोगों में जागरूकता है, क्योंकि 2021 और उसके पहले 2020 की जो कोविड के चलते हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। और तीसरी बात है कि गवर्नमेंट अपनी ओर से कड़ी निगरानी रखने वाली, कड़ी निगरानी मॉनिटरिंग होगी, और देखा जाएगा कि परिस्थिति क्या है। परिस्थिति अभी ऐसा है कि हम लोग जिनको अभी बुखार जुकाम वगैरह हो रहा है, कुछ इन लोगों को अगर ये कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी, सैंपल टेस्टिंग भी होगी। सैंपल टेस्टिंग वाली बात को भी बढ़ा दिया जाएगा। थर्सडे को भी हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में करीब 4,293 टेस्ट हुए थे, लेकिन यहाँ अभी कोविड कोई भी सब नेगेटिव, अभी पॉजिटिव नहीं आई। लेकिन हम लोग इस बात की जानकारी रखते हैं कि ये BF. जो नया वेरिएंट है वो भारत में प्रवेश किया है। गुजरात में भी केस दिखे हैं, केरल में भी दिखे हैं, दिल्ली में भी दिखे हैं। सावधानी रहना चाहिए, माने जिसको कहते हैं नेग्लिजेंस की कोई जगह नहीं। बिल्कुल, नेग्लिजेंस की कोई जगह नहीं है। विश्वास सारंग साहब, आप भी इस मीटिंग में मौजूद थे। वहां पर हेल्थ मिनिस्टर की जो मीटिंग के बाद क्या सीख है मध्य प्रदेश के लिए, तैयारी किस तरह की है सर आपकी? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने देश भर के सभी मिनिस्टर्स के साथ और हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ एक मीटिंग अभी VC के माध्यम से की। लगभग 2 घंटे ये मीटिंग चली है। एक तो पूरे उसके प्रेजेंटेशन में इस बात की जानकारी दी गई कि दुनिया में क्या कुछ स्थिति है और हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या तैयारी करनी चाहिए। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्कुलर, एक दिशा निर्देश हमें दिया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग पर हमें जरूर ध्यान देना है, जिससे कहीं नया कोई वेरिएंट आता है उसकी समय रहते हुए जानकारी मिले। बहुत जरूरी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो। सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़ किस तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि चाइना को देखते हुए लोगों में उत्सुकता भी इस बात की है कि क्या हमारे यहां तो इस तरह का कुछ नहीं हो जाएगा? कोरोना ना केवल चाइना में, ये तो हमारे बीच में है और बना रहेगा। चिंता इस बात की रहती है कि जो कोरोना का वायरस हमारे बीच में है और विशेष प्रभाव नहीं डाल रहा है, उसके जब म्यूटेशन होंगे तो कौन सा म्यूटेशन है जो हमको ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए लगातार सतर्क बने रहना ये अनिवार्य है। अपनी ओर से शासन की तरफ से हम लोग लगातार समीक्षा करते रहते हैं। इन परिस्थितियों में जबकि कोरोना से बीमार लोग बहुत कम अस्पताल पहुंच रहे हैं या बहुत कम लोगों को ये बीमारी जांच में पाई जा रही है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना चल गया है, और इसी कारण से टेस्टिंग भी लोग अपनी नहीं करा रहे हैं और वैक्सीनेशन भी कम हो गई है। इसमें पहले तौर पे खास करके हेल्थ वर्कर्स जितने हैं, इन्होंने तो बूस्टर डोज भी ले लिया है। जिनने नहीं लिया है इनको तत्काल ले लेना चाहिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनको तत्काल ले लेना चाहिए। जो हमारे एल्डरली पर्सन्स हैं, 60 साल से ऊपर हमने देश में चिन्हांकित किए हैं, और कोमॉर्बिड लोग जो हैं, जिनको अन्य बीमारियां हैं, उनको तत्काल वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन अगर ले लिया है तो बूस्टर डोज,
जरूर ले लेना चाहिए। और कोई भी लक्षण आपको दिखे सर्दी खांसी के, बुखार के, पेट में आपको लूज मोशन इत्यादि हो रहे हैं, कोई ऐसे संकेत जो आपको लगता है कि हमको बीमारी आ रही है, आप तत्काल टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर पांजा, क्योंकि अभी नए साल का, क्रिसमस का समय है, छुट्टियां होने वाली हैं, नए साल का भी समय आ रहा है, तो बहुत सारे लोग, भीड़ काफी होती है, सार्वजनिक स्थानों पे भीड़ काफी होती है, उसको देखते हुए क्या कुछ खास एहतियात, कुछ खास गाइडलाइंस पश्चिम बंगाल की सरकार लाने वाली है? देखिए, लगातार प्रचार चल रही है और ये भी सच है कि आपने जैसे कहा कि हम लोग अभी हाल ही में हम लोग वापस आ रहे थे एक नॉर्मल सिचुएशन में, जहां पे बिना मास्क के हम लोग घूम रहे थे। कुछ 3-4 महीने हुए कि हम लोग मास्क को त्याग किए हैं जी। लेकिन बहरहाल फिर वह परिस्थिति जो है, ये समझ लोगों में है, ये समझ जनता में भी है कि सावधानी हम लोग को रखना चाहिए। तो उस प्रचार पे ही ज्यादा दबाव हम लोग देते हैं कि मास्क पहन लीजिए जितना तक संभव हो। देखिए, कुछ तो इम्पोज नहीं करते, लेकिन आप मास्क पहने तो बेहतर रहेगा। और वो एक ही बात हुई कि इस साल जब के अंत में आते हैं तो क्रिसमस है सामने, फिर बाद में न्यू ईयर है, तो एक घूमना फिरना, छुट्टियां हैं, तो तब भी थोड़ा क्राउडेड प्लेसेस में अगर मास्क पहने रहे तो अच्छा ही रहेगा। ये लगातार प्रचार चलेगी। और बुखार जुकाम वगैरह हो तो अपनी इलाज अपने न कोशिश करें। हमारे यहाँ हर स्तर पे स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो उनको भी जो है सेंसिटाइज किया जा रहा है, इस बारे में सबको मालूम है, तो वो वहां तक पहुंचे। और इलाज के बारे में जो है डॉक्टर जो कहते हैं वही बात सुनना चाहिए, और जब जब कहे तो अगर टेस्टिंग करना हो तो उसको भी आगे बढ़ाना है। लेकिन जैसे हमने कहा कि पैनिक ना हो, घबराहट ना हो, लेकिन ठंडे दिमाग से जो है सोचने वाली बात है कि हाँ, अगर हैंड हाइजीन से हम उस पर रोक रख सकते हैं, सेफ डिस्टेंस पे अगर कर सकते हैं, इसके लिए तो पैसों को खर्चे करने की भी जरूरत नहीं, ये तो आसानी से हम लोग निभा सकते हैं। तो एक जिम्मेदारी सब पे बनता है, सरकार भी जिम्मेदार है, यहाँ लोग भी जिम्मेदारी से अपने आचरण को अगर आगे बढ़ाएं। जी मैम, बहुत जरूरी बातें आपने कही हैं। लोगों को खुद सतर्क होना बहुत जरूरी है इस वक्त, आपको भी अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। पर सारंग साहब, क्या मास्क मैंडेट जैसे पहले कंपलसरी मास्किंग होती थी, वो करने की अब आवश्यकता है? क्या मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा से लोगों को मास्क पहनने के लिए सरकार की तरफ से कहा जाएगा या कंपलसरी किया जाएगा, ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, इसके लिए भी कोई रूल लाने की आवश्यकता है क्या? देखिए, अभी तो जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आग्रह है कि हम सबको यही निवेदन करें कि हम सब अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोरोना के बचाव का व्यवहार रखें, अनुशासन संयम में हम रहें और ये सुनिश्चित करें कि हम इस संक्रमण में ना आए। सिंहदेव साहब, क्या छत्तीसगढ़ भी कुछ इस तरह से सोच रहा है कि मास्क लोगों को आवश्यक किया जाए, वर्क फ्रॉम होम के बारे में लोगों को बताया जाए, इस तरह की कोई गाइडलाइंस, स्पेसिफिक गाइडलाइंस लाने की आप भी सोच रहे हैं कुछ? रिस्ट्रिक्शंस बतौर अभी तो कोई सर्कुलर ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है और ना छत्तीसगढ़ सरकार अभी विचार कर रही है। लेकिन स्थिति क्या है, देखिए, मैं स्वयं डेली मास्क लगाता था और लोग उसमें हंसने से लग गए थे कि अरे बाबा, कैसे आप अकेले हैं, देखिए कोई मास्क नहीं लगाता, आप मास्क लगा के चल रहे हो। उन परिस्थितियों में मेरा 70वां जन्मदिन 31 अक्टूबर को आया था। मैंने कहा चलिए 1 नवंबर से लोगों के मन में ऐसी बात है तो मैं बंद कर देता हूँ। अब मैंने निर्णय लिया है वर्तमान परिस्थिति में कि 1 जनवरी से मैं डेली मास्क लगाना पुनः प्रारंभ करूंगा और उम्मीद करूंगा कि नागरिक भी इस बात को समझें कि खास करके पब्लिक प्लेस में जब जा रहे हैं, जहां भीड़ भाड़ इत्यादि है, बंद जगहों में, पार्टियां हैं, शादियां हैं, ऐसे स्थानों पे मास्क का अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो सबके लिए बेहतर होगा, खुद के लिए भी और उनके करीबी लोगों के लिए। आपने क्योंकि ये बात कही कि जब आप लोगों के बीच में जाएं, भीड़ भाड़ ज्यादा हो, तो मास्क अब खुद लगाएं, अनिवार्य रखें। इसको लेकर जो भीड़ की बात है उसको लेकर एक बड़ी चर्चा चल रही है और उस पर थोड़ी राजनीति भी सामने आ रही है, देखने को मिल रहा है। कोविड का समय है लेकिन उसमें भी राजनीति का जो थोड़ा तड़का जो समझ लीजिए उसमें लगाया जा रहा है। एक यात्रा चल रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि भीड़ काफी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है,
उसको लेकर हेल्थ मिनिस्टर ने एक चिट्ठी भी लिखी राहुल गांधी को कि अगर आप मास्क नहीं लगा सकते तो अपनी यात्रा को आप स्थगित कर दें। उस पर राहुल गांधी ने कुछ जवाब भी दिया, कल भी दिया था, आज भी दिया। आज उन्होंने अभी क्या कहा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बस मैं 10 सेकंड के लिए वो सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये लोगों को भी बड़ी उत्सुकता होगी कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियों में भीड़ आ रही है तो उसका क्या मतलब है, क्या उसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो राहुल गांधी ने पहले हेल्थ मिनिस्टर को जवाब क्या दिया, आपको जरा वो सुनवा देते हैं, और फिर हमारे जो माननीय मंत्री हैं उन सबसे एक छोटा छोटा रिएक्शन भी इस पे लेंगे। अब कह रहे हैं, अपनी चिट्ठी लिखी हो हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसके निशाने पे है तो टीएस सिंहदेव साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए हमें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप खुद कह रहे थे कि लोगों को इतनी भीड़ भाड़ में ध्यान रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। उस रैली में लोग मास्क तो पहन नहीं रहे हैं सर, तो आपको लगता है ये राजनीतिक है या फिर खुद ही थोड़ा सा बचाव के लिए इसमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम राहुल जी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लिया है, वो एक देश के फोकस का सेंटर बन गए। कम से कम उनके पहल के माध्यम से, इन यात्राओं की चर्चा के माध्यम से लोग ये तो जानने लगेंगे कि वो किस बात को लेके ये यात्रा कर रहे हैं। मुझे तो इस बात का संतोष है। उसके अतिरिक्त ये जो कोरोना को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, ये जितनी जल्दी बंद किया जाए उतना अच्छा है। जल्दी इस पर बंद किया जाए। मैम, डॉक्टर पांजा, आपको क्या लगता है, क्या ये प्योर पॉलिटिक्स है या लोगों को, क्योंकि बार बार ये बात होती है कि सरकारें जो हैं, जो नेता हैं, वो लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज खुद इन बातों का ध्यान नहीं रखती हैं जब अपनी गैदरिंग्स करती हैं। तो नहीं, अंकित जी, एक बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि चलिए हम लोग आश्वासन मिल गया है केंद्र सरकार से कि वो अब कोरोना वाली बात समझते हैं। नहीं तो हम अगर ये चौथी लहर के बारे में सोचते वक्त थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, ये बात तो एटलीस्ट हो नहीं रही है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये नौटंकी, ये चालबाजी हम लोग देखते हैं। हम करें तो गलत और आप करें तो सही। आप रैली निकालेंगे हिमाचल प्रदेश में, आप गुजरात में इतनी बड़ी बड़ी रैली निकालें, भीड़ करें तो सब सही है, और कोई पार्टी यात्रा करे तो वो गलत है। अब आक्रोश यात्रा होगी भाजपा की तो वो सही है। ये सही गलत के चक्कर में जो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी था 2020 में, जब कोरोना प्रवेश कर चुका था, तब हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एमपी सांसद जब राज्यसभा में मास्क पहन के प्रवेश करें तो राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा आप मास्क हटाइए। तो अब देख रहे हैं कि लोकसभा में भाजपा के एमपी, प्रधानमंत्री सब मास्क पहन के आ रहे हैं। गिमिक्स, ये नौटंकी, ये पाखंड वाली बात, इसको हटाना चाहिए, इसको बिल्कुल हटाना चाहिए। सारंग साहब, आपने जैसे सुना, हमने कहा जी मैम, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। नहीं, कोई बात नहीं। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इसमें जो है सबको एक संग मिलजुल के करना है। अब ये अच्छी बात है कि इस बार कोऑपरेटिव वाली बात पहले ही समझ आ गई, नहीं तो पिछले बार तो प्रधानमंत्री जब मीटिंग किए तो अपने में ही किए थे, किसी भी राज्य को नहीं बुलाया गया। तो ये अच्छी सीख हुई है कि नहीं, पहले से ही सब राज्य को बुलाना चाहिए। आपने सुना टीएस सिंहदेव साहब ने क्या कहा और डॉक्टर पांजा क्या कह रही हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग करें तो ठीक है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी करे तो उसमें आपको कोरोना का खतरा भी नजर में आता है, आपकी चिंता भी बढ़ जाती है। बीजेपी की रैली पर आपकी चिंता नहीं है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो पर आपकी चिंता ज्यादा है। नहीं तो बीजेपी की यात्रा तो वहां पर यूनिट ने उस बात की घोषणा की है, पर ये जो राहुल गांधी को जो पत्र लिखा गया है, 3 सांसदों ने ये निवेदन किया था, मनसुख भाई ने, क्योंकि संसद चल रही है, संसद में कोई सांसद यदि इस तरह का निवेदन करता है तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री के नाते ये उनकी जिम्मेदारी थी और उसका उन्होंने निर्वहन किया। अब राहुल गांधी जी
इतनी बातें कर रहे हैं, उसकी जगह वो 2 लाइन में लिख देते या अपनी यात्रा में निर्देश निकाल देते कि निश्चित रूप से हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या थी? ये वही राहुल गांधी हैं जो 1 साल पहले छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे कि केंद्र की सरकार ध्यान नहीं दे रही, कोरोना आने वाला है, कोरोना से बचिए। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कोरोना का मजाक उड़ाया था। और कल हरियाणा में राहुल गांधी ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और उन्होंने कहा केंद्र की सरकार कर रही है, कोरोना आने वाला है, कोई कोरोना नहीं आ रहा। तो एक सांसद, एक राष्ट्रीय दल का एक बड़ा नेता यदि जनता के बीच में कोरोना जैसे सीरियस इशू पर इस तरह का मजाक करता है और जनता को लापरवाह होने का संदेश देता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को राजनीति करने की जगह जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन तो शायद हम सभी को करना चाहिए, और उसमें कम से कम सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जा रही है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, ऑपोजिशन का है, सत्ता में है या नहीं है। यही उम्मीद कम से कम देश की भी जरूर होगी, देश की सरकार से और बाकी सारे राजनीतिक दलों से। आप तीनों ने हमें अपना समय दिया, आपने अपनी बातें रखी, लोगों को बताया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर स्टेट तैयारी भी कर रहा है, ठीक तरीके से तैयारी कर रहा है। उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर पांजा, टी.एस. सिंहदेव साहब और डॉक्टर सारंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो कोरोना पर 3 हेल्थ मिनिस्टर्स ने आपको अपनी अपनी बात रखी। आप भी सतर्क रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि हम सब ने, अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया तो बूस्टर डोज लगवा लीजिए, मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, बाकी सब ठीक ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद सत्र की। एक बार फिर से समय से पहले अनिश्चित काल के लिए संसद सत्र जो है इस बार स्थगित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 7 दिसंबर को हुई थी और इसे 29 दिसंबर तक चलना था, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र को छोटा करने पर सहमति बन गई। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ने की और इसमें सरकार और विपक्षी दलों के नेता सब शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन सुचारू रूप से चला है। अब वो कह रहे हैं तो आप मान लीजिए, तस्वीरें तो कुछ और ही बयान कर रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह सत्र जो है वो छोटा हुआ है, इस पर सभी दलों की सहमति बन गई है। अब आप छुट्टी अगर देंगे लोगों को जल्दी तो इस पर सहमति कैसे नहीं बनेगी, पर सुन लीजिए बिरला साहब ने क्या कहा। ये जो सत्र भी जो जल्दी समाप्त हुआ है, उसी में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सभी दलों की सहमति थी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर सभी दलों की सहमति से इसको जल्दी समापन किया है। तो ये आप सुन रहे थे ओम बिरला साहब को, लेकिन कुछ आंकड़ों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि संसदीय कार्यप्रणाली जो है उसमें इस तरीके से जब जो पूरा समय है एक सत्र का वो कम होता है तो उससे फर्क क्या पड़ता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि लोकसभा में 9 बिल पेश किए गए और 7 बिल उसमें पास भी हो गए। राज्यसभा में 9 बिल पास हुए। दोनों सदनों को मिलाकर अगर 9 बिल जो हैं वो दोनों सदनों को मिलाकर इसमें पास हुए हैं, तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी जो है वो 103% रही। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि क्रिसमस और नए साल का जो त्योहार है उसकी वजह से संसद की कार्रवाई को अनिश्चितकाल तक स्थगित किया जा रहा है। यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, जो ओम बिरला साहब भी कह रहे थे। चीन पर लेकिन इस पूरे मामले में बहस नहीं हुई, हंगामा काफी हुआ। सरकार का कहना है कि यूपीए के समय में एलओसी और एलएसी के जो हालात थे उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन से उस समय सरकार ने मना कर दिया था। यूपीए सरकार का उस वक्त कहना था कि इससे चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। यह इस वक्त की उनकी दलील है। उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। क्रिसमस का त्योहार को नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसे एक स्टेटमेंट भी दिया था। तो मैंने उसी टाइम कहा था क्रिसमस 25 है, 24 सैटरडे है, 25 संडे है और 26 हम काम कर सकते हैं। जब भी किस त्योहार होता है तो 1 दिन का छुट्टी रहता है, मैक्सिमम 2 दिन का छुट्टी रहता है। उस टाइम भी मैंने कहा था, बट सिंस एवरीबडी इंसिस्टेड, आई एम नॉट टेलिंग दैट ओनली वन पार्टी इंसिस्टेड, everybody insisted and we have also agreed. I am not trying to blame any party for that matter. ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा छुट्टी किसको पसंद नहीं होती। संसद की प्रोडक्टिविटी, इसमें आपने देखा कितना हंगामा रहा संसद में चीन को लेकर।
और क्यों ना हो ऐसा कि सरकार विपक्ष को, देश को बिल्कुल यथास्थिति बताए, साथ लेके चले। लेकिन बार बार ये दावे किए जाते हैं कि संसद की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत सुधर गई है। प्रोडक्टिविटी होती क्या है? संसद की प्रोडक्टिविटी को लेकर सरकार हर बार यही दावे करती है कि काम बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन तस्वीरें आपको कुछ और कहती हैं। हंगामा लगातार होता है, वॉकआउट भी होते हैं, संसद में काम होने की बात नहीं होती, बार बार स्थगित किया जाता है संसद को। इस बार भी चीन के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष जहां मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग कर रहा था, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे, किसी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। बीजेपी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान बहुत बुरा लग गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कहना यह चाह रहे थे कि आजादी के लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका शून्य है। उन्होंने उस पर सवाल उठाया, कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए बहुत शहादत दी है, लड़ाई लड़ी है, बीजेपी की ओर से क्या कुर्बान हुआ है। उन्होंने इस वक्तव्य में एक कुत्ता शब्द का भी इस्तेमाल किया, जिसको लेकर बड़ा हो हंगामा हुआ। इसका जवाब सरकार के एक मंत्री ने दिया और उसकी भाषा भी सवालों के घेरे में बिल्कुल रही। सरकार के मंत्री ने भी जिस तरह की बातें कही, उनकी भाषा भी सवालों के घेरे में रही। उन्होंने कांग्रेस को इटालियन कांग्रेस कह दिया। दोनों की जरा बयानबाजी आपको सुना देता हूं। सुनाना इसलिए जरूरी है कि आपको समझ में आएगा जब प्रोडक्टिविटी के दावे होते हैं उसके बीच में सांसद करते क्या है। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। कांग्रेस इज नॉट ए ओरिजिनल कांग्रेस, इट इज ए इटालियन कांग्रेस लेड बाय सम अदर पीपल। तो ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग हैं। देख, रबर स्टैंप का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं, तो ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। एक गंदी सोच का एक उनका ये दिखाता है। इस तरह की बयानबाजी के बीच में, लड़ाई झगड़े के बीच में, छींटाकशी के बीच में आपको भी लगता होगा इस सरकार प्रोडक्टिविटी के जो आंकड़े लाती है वो आंकड़े लाती कहां से है? दावे जो होते हैं कि हमने इतना अच्छा काम कर दिया, वो दावे होते कहां से हैं और क्या ये इशारा करते हैं? लोकसभा की प्रोडक्टिविटी की आपको कहानी सुनाता हूं कुछ आंकड़ों के द्वारा। 1998-99 के दौरान 109% लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है, दावा किया गया कि उसकी प्रोडक्टिविटी 109% रही। 2004 से 2009 के बीच में 87% रही। 2009 से 2014 के बीच में 61% रही। 2014 से 19 के बीच में, यानी कि पहले 5 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में 85% प्रोडक्टिविटी रही। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर 1998-99 की हम बात करें तो तब से सरकार की जो प्रोडक्टिविटी है, जो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी है, वो लगातार घट रही है। संसद का सत्र भी लगातार समय से पहले खत्म हो रहा है। इसी साल संसद के मॉनसून सत्र को तय समय से 4 दिन पहले खत्म कर दिया गया। दरअसल जो प्रोडक्टिविटी की बात होती है वो है क्या, इस बात को भी समझना जरूरी है। संसद में कितने घंटे काम हुआ और कितने बिल पास हुए, लेकिन इसी को एक प्रोडक्टिविटी का पैमाना मान लिया जाता है कि इतने घंटे में काम हुआ और इतने बिल पास हुए, उसको हम मान लेते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो विपक्ष भी उठा रहा है, बिलों को किस तरीके से पास किया गया, यह एक संसद का अहम सवाल है। बिलों को विपक्ष कहता है यह सरकार जल्दबाजी में पास कर देती है, उन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेजा नहीं जाता। इस पर विपक्ष हमेशा ही सरकार से सवाल पूछता रहा है। 26 जुलाई 2019 को द स्क्रोल में एक खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि विपक्ष के 17 सांसदों ने राज्यसभा में तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी और जल्दबाजी में बिल जो पास किए जाते हैं उस पर चिंता जताई। चिट्ठी में सांसदों ने लिखा कि 14वीं लोकसभा में 60% बिलों को जांच के लिए भेजा जाए, 15वीं लोकसभा में 71% बिलों की स्क्रूटनी होनी चाहिए, वो बिना बहस के, बिना विपक्ष के सामने रखे पास कर दिए गए। लेकिन 16वीं लोकसभा में सिर्फ 26% बिलों को स्टैंडिंग कमेटी के पास
भेजा गया। इससे जुड़ी एक खबर 11 अगस्त 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी, जिसमें 17वीं लोकसभा में मॉनसून सत्र तक कितने बिल भेजे गए उसकी जानकारी लिखी थी। रिपोर्ट में PRS के हवाले से बताया गया कि 17वीं लोकसभा में मॉनसून सत्र तक 13 बिलों को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। हालांकि 1993 में स्टैंडिंग कमेटी का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 1993 में 17 स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 24 कर दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी दोनों सदनों के सदस्य की होती है और राजनीतिक दलों के सांसद, अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद उस कमेटी के मेंबर होते हैं। उन कमेटियों में उन्हें जगह दी जाती है। बेशक विपक्ष बिलों को स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग करता है, क्योंकि इसके ठीक से पढ़ा जा सके, उस पर अलग से एक बहस करके उसमें अगर कुछ संशोधन करना है तो करके पार्लियामेंट के सामने रखा जा सके। लेकिन कई बार ये शिकायतें भी सामने से आई हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य जो हैं वो मीटिंग में पहुंचते ही नहीं। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष की तरफ से शिकायतें की जाती हैं कि 50% से कम सदस्य जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स में पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी अगर बिल की स्क्रूटनी हो तो उसमें किसी समस्या को दूर किया जा सकता है और इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कई बिल ऐसे हैं जिन्हें हड़बड़ी में पास कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उस पर काफी बवाल मचता है। जीएसटी को ले लीजिए। जीएसटी को लेकर सरकार ने जिस तरीके से हो हल्ला किया, एक सेशन बुलाया, रात के 12 बजे इसको पूरे गाजे बाजे के साथ इसको ऐतिहासिक तौर पर इसको पेश करके बिल को शोर शराबे के बीच में पास भी कर दिया, और अब उसी जीएसटी में लगातार संशोधन सरकार ही करती आई है। राज्यसभा में 3 कृषि कानूनों को बात करें। सितंबर 2020 में वॉइस वोट से हंगामे के बीच में सरकार ने इसको पास कर दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने तो जो वॉइस वोट से इसलिए पास किया गया क्योंकि विपक्ष के सदस्य अपनी सीट पर वोटिंग के लिए मौजूद नहीं थे। हालांकि राज्यसभा की उस दिन की अगर आप तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही थी। उस तरह जब इन कृषि कानूनों को वापस लिया गया तब भी इस पर कोई बहस नहीं हुई। सरकार ने पहले मनमाने तरीके से इन बिलों को पास कर दिया, फिर वापस ले लिया, और इस वापस लेने पर भी कोई बहस नहीं कराई गई। नवंबर 2021 में संसद के दोनों सदनों में बिना बहस के कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए जो बिल को लाया गया था उसे वॉइस वोट से पास कर दिया गया। विपक्ष के सांसदों ने जमकर इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इसमें सदन में बहस होनी चाहिए, लेकिन सरकार बहस के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बिल को बिना जांच के क्यों पास किया जा रहा है? सरकार क्यों इतनी जल्दबाजी में बिलों को पास कराना चाहती है? जहां तक संसद में हंगामे की बात है तो इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं। सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि संसद जो है सुचारू रूप से चले। कैसे लगातार संसद सत्र जो है सही तरीके से चले, इस पर सियासी दलों को रास्ता जरूर निकालना होगा, और इस बात को सोचना होगा कि पूरा देश देख रहा है कि संसद कितना काम करता है और किस तरीके से काम करता है। ये वही संसद है, बनी इसीलिए थी कि वहां पर ठीक से बहस करके हमारे जीवन पर असर डालने वाले मुद्दों पर बातें हो सकें, रास्ते निकाले जा सकें। छोटा सा ब्रेक अब ले रहे हैं खबरों की खबर में। वापस आएंगे, और भी बहुत सारी खबरें हैं जिस पे आपका ध्यान लेकर जाना है। चलिए, बहुत सारी गंभीर बातें हुई, तो आपको जाने से पहले अब छोड़े जाते हैं दुनिया भर में किस तरीके से क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। तो इन तस्वीरों का लुत्फ उठाइए, और आप सभी को मैरी क्रिसमस और सुरक्षित नया साल।